नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें कि लखनऊ में योगी कैबिनेट की बैठक जारी है। कई फैसलों पर मुहर लग सकती है। कैबिनेट की मुहर आज यूपी विधानसभा में पेश होना है अनुपूरक बजट, और इसको लेकर के चर्चा भी जारी है। साथ ही जानकारी आपको दे रहे कि बैठक में अनुपूरक बजट को लेकर के चर्चा चल रही है, जिसमें 25,000 करोड़ से ज्यादा का हो सकता है अनुपूरक बजट। बैठक में अनुपूरक बजट को लेकर के चर्चा जारी है। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन बेहद अहम रहने वाला है। आज सदन में राज्य सरकार वित्तीय वर्ष के लिए अनुपूरक बजट पेश करेगी। माना यह जा रहा है कि यह अनुपूरक बजट 25,000 करोड़ रुपए से अधिक का है, और साथ ही जिसमें बुनियादी ढांचे, किसानों, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त धन का प्रावधान किया जा सकता है। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसमें अनुपूरक बजट को मंजूरी दी जाएगी। इसके बाद वित्त मंत्री विधानसभा में बजट पेश करेंगे। सरकार इसे विकास और जन कल्याण की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, जबकि विपक्ष बजट के प्रावधानों और सरकार के दावों पर सवाल उठाने की तैयारी में है। ऐसे में आज का दिन विधानसभा के भीतर राजनीतिक और आर्थिक दोनों लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो फिलहाल बैठक में अनुपूरक बजट को लेकर के जहां चर्चा जारी है, तो वहीं आज यूपी विधानसभा में पेश होगा अनुपूरक बजट, और इसकी लगभग जो बजट बताई जा रही है 25,000 करोड़ तक का हो सकता है, ये संभावनाएं हैं। तो लखनऊ में योगी कैबिनेट की बैठक इस वक्त चल रही है, और बैठक में कई मुद्दों को लेकर के चर्चा भी जारी है। कई फैसलों पर कैबिनेट की मुहर लग सकती है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से आलोक द्विवेदी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक, जानकारी चाहेंगे आपसे कि फिलहाल ये योगी कैबिनेट की बैठक तो चल रही है, लेकिन अनुपूरक बजट को लेकर भी चर्चा जोरों शोरों पर है। अनुमान लगाया जा रहा है कि ये बड़ा बजट हो सकता है, क्या कुछ संभावनाएं? देखिए, योगी कैबिनेट की बैठक चल रही है और इसमें अनुपूरक अनुदान विनियोग जो विधेयक पेश करने की बात चल रही है, वो प्रस्ताव आ जाएगा। 11 बजे पटल पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना इस अनुपूरक अनुदान को रखेंगे। यह माना जा रहा है कि 25 से 40,000 करोड़ रुपए तक के बीच में ये अनुपूरक बजट हो सकता है। जो तमाम उत्तर प्रदेश में जो तमाम ऐसी योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए ये कारगर साबित हो सकता है। जैसे एक्सप्रेसवे हो, औद्योगिक विकास की बात हो, धार्मिक पर्यटन पर जो फोकस करने की बात चल रही है योगी सरकार की, उसको लेकर इस अनुपूरक बजट में प्राविधान हो सकते हैं। साथ ही जो विनियोग अनुदान मांगे गए थे उसमें ये वेलफेयर से भी जुड़े हैं, जिसमें आशा कार्यकर्तियों के मानदेय को बढ़ाने की बात है, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के मानदेय बढ़ाने की बात है, अधिवक्ताओं के भत्ते की बात है। तो जो सीधे तौर पर वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, इसको भी विपक्ष बढ़ाने की मांग कर रहा है। तो हो सकता है कि इस बजट में उनका भी प्रावधान हो जाए। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये बड़े लक्ष्य को एक साधने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब 2027 में विधानसभा चुनाव हो, तमाम ऐसी नई परियोजनाएं आ रही हैं, एक्सप्रेसवे हो, लिंक रोड हो, तमाम ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के भी कार्य चल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज के हाईटेक करने की बात चल रही है। इनको लेकर ये जो अनुपूरक बजट है विशेष माना जा रहा है और खास होगा उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि विकास की बात जो उत्तर प्रदेश सरकार करे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं विकास की बात, उस विकास में ये अनुपूरक बजट एक अहम योगदान निभा सकता है। फिलहाल विपक्ष का तो यह मानना है कि पुराना बजट जो है वो 40% भी खर्च नहीं हो पाया, क्योंकि फरवरी में ये बजट पेश किया गया था, मार्च में रिलीज हुआ, उसके बाद 40% भी नहीं खर्च हो पाया। 60% अगर बजट है सरकार के पास, पहले उसको खर्च करना चाहिए। लेकिन चुनावी साल है, चुनावी साल में विभागीय वार होता है, विभाग अपने अपने बजट के अनुसार से उसकी मांग करते हैं और मांग के अनुरूप उस पर चर्चा होती है। चर्चा के बाद जो भी, लेकिन आलोक, सवाल तो इस बात को लेकर भी उठ रहा है कि जब अनुपूरक बजट को लेकर एक तरफ बात चल रही है, दूसरी तरफ और कई ऐसे तमाम मुद्दे हैं। बीते कल भी हमने देखा कि पहला दिन था इस सत्र का, और खूब हंगामा अब देखने को मिला विपक्षी दलों की ओर से। विपक्ष तो अब भी ये कह रहा है कि हमारे पास मुद्दे कई हैं, लेकिन उन मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही है। तो क्या आज भी संभावना है हंगामे को लेकर? देखिए, हंगामे को लेकर पूरी संभावना जताई जा रही है, लेकिन सरकार की तरफ से स्पष्ट कह दिया गया है। नेता सदन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, साथ ही वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जो है संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने भी स्पष्ट कह दिया था कि अगर आप मुद्दे पर बात करेंगे, सवाल करेंगे, सवाल का जवाब देने के लिए सदन तैयार है, सत्ता पक्ष तैयार है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तैयार हैं। लेकिन केवल गतिरोध उत्पन्न करके सदन की कार्यवाही को बाधित करने का प्रयास किया जाएगा। ऐसे माहौल में न तो जनता का
मूल मुद्दा उठेगा, ना ही उन मुद्दों की बात हो सकेगी जो अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश की को आवश्यकता है। तो विपक्ष को भी चाहिए कि उन मुद्दों पर बात करें, मुद्दे पर सरकार को घेरने का प्रयास करें। पिछले 5 सालों में अमूमन देखा गया है कि सरकार, विपक्ष की तरफ से सरकार को घेरने का प्रयास तो किया गया, लेकिन उस तरह से प्रयास नहीं हुआ जिस पर सरकार घिरते हुए नजर आई। कहीं न कहीं सरकार भी ये चाहती है कि अगर सदन हंगामेदार रहा, जो वो चाहते हैं वो करके अपना जैसे अनुपूरक बजट पेश करना है, विपक्ष हंगामा करेगा, उसके बावजूद भी अनुपूरक बजट पेश होगा और 6 अगस्त को इसको पास करा लिया जाएगा। तो इस पर सार्थक चर्चा नहीं हो पाएगी। तो सदन में सार्थक चर्चा हो, ऐसी स्थिति उत्पन्न करने के लिए लगातार प्रयास जारी है। विधानसभा अध्यक्ष का भी प्रयास जारी, सार्थक चर्चा हो। लेकिन जिस तरह से अभी संसद में भी देखा गया, वहीं चंदा चढ़ाव चोरी का मामला, E20 का मामला हो, पेपर लीक का मामला हो, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, ये तमाम ऐसे मामले हैं जो लगातार गूंज रहे हैं। कानून व्यवस्था का भी मामला है, उसी में ये गूंज रहे हैं और ये सदन में भी देखने को मिलेंगे। हालांकि कल जैसी स्थिति उत्पन्न हुई थी, कल तो सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी लोकसभा के बाद, लेकिन आज जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी तो जाहिर सी बात है हाथों में तख्तियां जरूर देखने को मिलेंगी, क्योंकि अभी भी विपक्ष चाहता है कि हमको संतुष्ट परक जवाब चाहिए। वहीं सत्ता पक्ष कह रहा है हम तो संतुष्ट परक जवाब देने के लिए। मुख्यमंत्री की ओर से भी जिस तरीके के शब्द इस्तेमाल किए गए और उनकी ओर से भी ये कहा गया था कि ये वही लोग हैं जो कि कभी राम भक्तों पर गोलियां चलवाते थे, ये वही लोग हैं जो कि राम मंदिर के विरोध में खड़े थे और आज उन्हें सबसे ज्यादा चिंता सता रही है। यहाँ तक बीते कल हमने ये भी देखा कि जैसे ही कार्रवाई स्थगन की बात सामने आई और उसके बाद से ये तक कह दिया गया इस मामले को लेकर के कि सदन में केशव मौर्य की ओर से ये बात कही गई कि बाबर से रिश्ता जोड़ने वाले राम मंदिर की बात कर रहे हैं। तो अब ये पूरी तरीके से 2027 के लिहाज से भी एक मुद्दा राम मंदिर का तो चल ही रहा है, दूसरी तरफ जो मुद्दा हम देख रहे हैं इस वक्त सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच में इस बात को लेकर भी लड़ाई है कि कौन किस वोट बैंक को साथ ले। लेकिन ऐसे में कार्रवाई तो बार बार स्थगित हो रही है, आम जनता के मुद्दे तो डिस्कस किए ही नहीं जा पा रहे हैं। जी बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा कि आम जनता के जो मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर मुख्य रूप से विपक्षी दल को चाहिए कि उस पर सरकार को घेरने का प्रयास करे, उस पर सरकार से बात करे, सवाल पूछे। लेकिन सदन में जिस तरह से गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो रही है, उससे स्पष्ट है कि सत्ता पक्ष भी यही चाह रहा है कि अगर हंगामा हो जाए, हंगामे में कुछ ऐसी चीजें निकल जाए, विपक्ष वॉकआउट हो जाए और जो भी सदन की कार्रवाई करनी है वो कार्रवाई करके उसको स्थगित कर दी जाए। आप देखिएगा, मानसून सत्र कभी भी पहले 4 दिन के लिए नहीं होता था, कम से कम 1 सप्ताह या उससे ज्यादा दिन तक चलता था, जिसमें सार्थक चर्चा होती थी। लेकिन इस बार मानसून सत्र केवल 4 दिन का है, उसमें केवल अनुपूरक बजट आएगा, कुछ अधिवेशन आने हैं, लगभग 7 से 8 हो सकते हैं, उस पर चर्चा होगी, कुछ संशोधन है उस पर चर्चा होगी, चर्चा हो या ना हो लेकिन पटल पर पास कर दिया जाएगा। तो ये जो चुनावी वर्ष को देखते हुए जो शब्दों के बाण छोड़े जा रहे हैं, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही बाण किसी न किसी को जाके चुभेंगे, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों। अगर दोनों को ये बाण चुभते हैं तो जाहिर सी बात है गतिरोध की स्थिति उत्पन्न होगी और सदन में हंगामा होगा, और सदन में हंगामा होगा तो विपक्ष। ठीक है, एक आखिरी सवाल आलोक इस बात को भी लेकर के, क्योंकि एक बार फिर से मीटिंग का हम रुख करेंगे, तो ऐसे में मीटिंग में जो चर्चाएं हो रही है, कहा यह जा रहा है कि कई प्रस्ताव पर चर्चा जारी है, कई प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है, संभावनाएं किन प्रस्तावों से जुड़ी हुई? देखिए, अभी तक जो हमारे सूत्र बता रहे थे लगभग 20 से 21 प्रस्ताव रखे जाएंगे कैबिनेट की बैठक में। कितने पास होते हैं ये बैठक के बाद स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा मामला ये था कि जो अनुपूरक बजट है उसको पेश करने के लिए ये प्रस्ताव रखा जाएगा। साथ ही मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम 2024 के संशोधन का प्रस्ताव रखा जाएगा। ये वो प्रस्ताव है जिसको लेकर पहले भी लगातार गतिरोध जारी होता रहा है कि मदरसे की शिक्षा में किस तरह से आमूल-चूल परिवर्तन किया जाए और उसको मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास किया जाए। वहीं विपक्ष इस बात का आरोप लगा रहा था कि ये सरकार की साजिश है मदरसा शिक्षा को कमजोर करने की। जी, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अब आपको सीधे चंडीगढ़ लिए चलते हैं, जहां इस वक्त नायब सिंह सैनी क्या कुछ कह रहे सुनवाते। मार्गदर्शन भी देते हैं। वही राम मंदिर मुद्दे पर विपक्ष का संसद में प्रदर्शन भी अब होने की संभावना है और साथ ही सुबह 10:30 बजे का समय बताया जा रहा है जब विपक्ष प्रोटेस्ट करने के लिए यहां पहुंचेगा। तो फिलहाल समाजवादी पार्टी, कांग्रेस समेत कई सांसद इस दौरान शामिल होंगे इस प्रदर्शन का हिस्सा बनने के लिए। बीते कल भी ऐसी तस्वीरें आपने देखी थी जब अपने हाथों में तख्तियां लेकर के ये तमाम सांसद सदन के बाहर
पहुंच गए थे और इन तख्तियों पे कई अलग अलग प्रकार के नारे भी दिखाई दे रहे थे। आज सुबह 10:30 बजे का समय एक बार फिर से बताया जा रहा है जब विपक्षी दलों की ओर से एक बार फिर संसद मार्च किया जाएगा और संसद परिसर के भीतर ही यहां एक बार फिर से उनकी ओर से नारे लगाए जाएंगे, प्रदर्शन किया जाएगा। दरअसल विपक्ष की अपने कई अलग अलग मांग, राम मंदिर मुद्दे पर सरकार को विपक्ष का घेराव देखने को मिल रहा है। तो विपक्ष की ओर से लगातार इस बात को लेकर के कहा जा रहा है कि हम चाहते हैं कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर हमारे कई प्रश्न हैं, उनका जवाब सरकार दे दे, उस पर चर्चा होनी चाहिए। और इसी मांग को लेकर के इस वक्त ये प्रदर्शन लगातार जारी। तो फिलहाल बीते कल भी आपने वो तस्वीर देखी कि किस तरह सदन परिसर के बाहर ही चंदा चोरी कैसे हुई उसका एक और नाट्य रूपांतरण पेश किया गया था, तो जिसमें बढ़ चढ़ करके अवधेश प्रसाद, डिंपल यादव और कई ऐसे कार्यकर्ता उसमें भाग लेते हुए भी दिखाई दिए, कई नेता भाग लेते हुए दिखाई दिए। तो फिलहाल आज एक बार फिर सुबह 10:30 बजे मकर द्वार पर विपक्ष का प्रोटेस्ट भी देखने को मिलेगा। तो राम मंदिर मुद्दे को लेकर के विपक्ष संसद में प्रदर्शन कर रहा है और याद होगा कि यही इसी मकर द्वार के बाहर से शुरुआत हुई थी। पप्पू यादव जब भगवा पहन करके और चढ़ावा चोरी का नाट्य रूपांतरण पेश करने के लिए बैठे थे, जिसके बाद साधु संत समाज नाराज हो गए। उनका यह कहना था कि जानबूझकर सनातन का अपमान करने का प्रयास है। ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर के वो दिखावा कर रही है कि वो सनातनियों के हित का ख्याल रख रही है, उनके बारे में सोच रही है, लेकिन वो इस प्रदर्शन के वक्त ये भूल गई कि भगवान श्री राम को किसी के चरणों के पास रखना कितना गलत है, कितना अनुचित है। इसके साथ ही सरकार की ओर से भी गंभीर सवाल उठाए गए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर। तो वहीं बीजेपी सांसद एसपी सिंह बघेल ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। एसपी सिंह ने संसद में गृह मंत्री की मौजूदगी की मांग को लेकर के विपक्ष के सवालों पर पलटवार किया। वहीं अयोध्या में चंदा चोरी के आरोपों को लेकर भी जवाब दिया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल साहब, लगातार राम मंदिर को लेकर जो बवाल हुआ था संसद में, उसमें एफआईआर हो रही है। विपक्ष कह रहा है कि राम मंदिर के मुद्दे पर चर्चा से क्यों भाग रही है सरकार, संसद में चर्चा होनी चाहिए। एसआईटी की जांच हो गई है, एफआईआर हो गई है, गिरफ्तारी हो रही है, लोग जेल गए हैं, बेल भी नहीं हो रही है। अब विपक्ष बेवजह संसद को इस मामले में व्यवधान पैदा कर रही है और ये स्पीकर साहब का विवेक है कि कोई नोटिस दिया जाएगा तो किसी नियम प्रक्रिया के तहत वो चाहेंगे तो उस पर बहस भी हो सकती है। केजरीवाल साहब की बात करें तो वो E20 को लेकर प्रधानमंत्री के घर तक आज मार्च करने वाले। इससे पहले राहुल गांधी ने भी पीएम के आवास को चुना था। आखिरकार क्या चाहते, पीएम आवास ही क्यों? प्रधानमंत्री जी का आवास देश का सबसे संवेदनशील स्थल है। लोकतंत्र में धरना, रैली, प्रदर्शन होते हैं, लेकिन वो भी नियमों के तहत अधिकारियों से, पुलिस अधिकारियों, प्रशासन से अनुमति लेकर उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शन होता है तो शासन उसकी अनुमति देता है। तो देखिए यहाँ पर आप केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल साहब को सुन रहे थे। कैमरा पर्सन सचिन के साथ में आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। देश की आने वाली पीढ़ी के साथ जो हुआ या जो हो रहा है, उस पे गृह मंत्री सदन में आकर बयान तक देना बहुत बड़ा काम समझते हैं, एहसान समझते हैं इस देश पर। कोई भी बिल क्या इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है? ये अजीब सी जिद और एक घमंड आ गया है इन लोगों में। चंदा चोरी हो या भविष्य चोरी हो जो नौजवानों की जा रही है, ये दोनों महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। अगर आपको सदन चलाना है तो इस पर आकर बात कीजिए, बयान दीजिए सदन में। वहां प्रशांत जीते, यहां हमारी कांग्रेस जीती। एक चीज बहुत इसमें कॉमन है कि बीजेपी को दोनों जगह मात खानी पड़ी और खास तौर पे दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है। एक तो राज्य ऐसा है, एक सीट ऐसी है जहां बीजेपी के अध्यक्ष की सीट है और कहते हैं
और अगली खबर इंडिया गठबंधन से जुड़ी हुई, जहां इंडिया गठबंधन पर संबित पात्रा का निशाना देखने को मिला। विपक्ष ने हिंदू धर्म का अपमान किया, ये संबित पात्रा की ओर से कहा गया। समय बताएगा इसका नतीजा क्या होगा। साधु संतों का अपमान देश देख रहा है। इन्होंने हिंदू धर्म का अपमान किया है। बिना चर्चा के कई बिल पास हुए, इन्होंने 1 मिनट भी चर्चा नहीं होने दी। तो फिलहाल संबित पात्रा की ओर से ये तीखा निशाना साधा गया है विपक्षी दलों पर, और खासतौर पर उनकी ओर से कहा गया कि जो हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं उन्हें ये देश देख रहा है और ये देश की जनता जवाब देगी। बिना चर्चा के कई बिल पास हुए हैं, इन्होंने 1 मिनट भी चर्चा होने नहीं दी। तो वही आसाराम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। आसाराम ने अंतरिम जमानत की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने एम्स को मेडिकल बोर्ड बनाने के निर्देश जारी किए थे। आसाराम ने खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया था। तो फिलहाल इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने एम्स को मेडिकल बोर्ड बनाने के निर्देश दिए थे। खबर फरीदाबाद से, जहां स्कूल टीचर की बेरहमी से हत्या कर दी गई। चेहरे पर कपड़ा बांध करके स्कूल में एक आरोपी घुसा और छेड़छाड़ की शिकायत से नाराज था यह आरोपी। प्रपोजल ठुकराने के बाद वारदात को उसने अंजाम दिया। स्कूल परिसर में इस वारदात को अंजाम दिया गया। सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हुई है। जरा इस सीसीटीवी कैमरे की तस्वीर को जरा देखिए कि किस तरह पहले तो ये शख्स अचानक स्कूल में घुसा और उसके बाद से चाकुओं से गोद करके छात्रा की हत्या करने की पूरी कोशिश की। तो स्कूल परिसर में वारदात सीसीटीवी में ही कैद हो गई। प्रपोजल ठुकराने के बाद वारदात को इस शख्स ने अंजाम दिया। स्कूल परिसर के भीतर जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, उस कैमरे में ये पूरी वारदात कैप्चर हुई और फिलहाल हिरासत में अब उस आरोपी को ले लिया गया है। जांच शुरू कर दी गई है। अब पूछताछ की जा रही है कि आखिर ये नकाबपोश किस बात से नाराज था। अब तक जो पता चला है, जानकारी ऐसी दी जा रही है कि चेहरे पर कपड़ा बांध करके पहुंचा हुआ व्यक्ति दरअसल एक तरफा प्यार में था। छेड़छाड़ की शिकायत जब छात्रा की ओर से की गई और वो ये बात सह नहीं पाया, प्रपोजल ठुकराने के बाद से वो इतना नाराज हो गया कि स्कूल परिसर में पहुंचा और उसके बाद से उस छात्रा को चाकुओं से गोद दिया। तो अचानक स्कूल के भीतर एक नकाबपोश व्यक्ति घुसता है, एक छात्रा को बाहर लेकर आता है और उसके बाद उसे चाकुओं से बुरी तरीके से गोंद कर उसकी हत्या कर देता है। स्कूल परिसर में जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, उस कैमरे में ये पूरी तस्वीर रिकॉर्ड हो गई। संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, आपसे जानकारी चाहेंगे कि ये किस वक्त की घटना बताई जा रही है, पूरा मामला क्या है, परिजनों को क्या इस बात की जानकारी थी? देखिए, बता दें, कल ये सिकरौना के पास ये स्कूल है, जहां पर दिन दहाड़े एक सिरसरे युवक ने स्कूल के अंदर घुसकर महिला टीचर को पहले बुलाया और उसके बाद जैसे ही महिला टीचर उसके पास आती है तो उसे ताबड़तोड़ चाकू से उसे वार कर गर्दन पर इतने वार किए हैं कि महिला को अधमरा कर मौके से चक्कू लहराता मौके से फरार हो जाता है। पूरी जो घटना है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है। बता दें कि जहां ये स्कूल है उससे कुछ ही कदम की दूरी पर चौकी और क्राइम ब्रांच की जो चौकी दोनों बनी हुई है और उसके बाद भी धड़ल्ले से जो आरोपी है वो इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो जाता है। बता दें, पुलिस ने देर रात उस आरोपी को गिरफ्तार किया है और अभी कुछ ही देर में फरीदाबाद के एसीपी इस बात का खुलासा करेंगे आखिर उस महिला का इतनी निर्मम तरह से हत्या क्यों की गई थी। जी ठीक है मनोज, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये एक तरफा प्यार का मामला बताया जा रहा है, लेकिन जब आरोपी को छात्रा ने पहले ही इनकार कर दिया था, छात्रा का ये भी कहना था कि वो छेड़छाड़ करने के प्रयास कर रहा था, सिर्फ इस बात की नाराजगी थी या इस बात की नाराजगी भी थी कि उसने उसके इस प्रपोजल को ठुकरा कैसे दिया?
देखिए बता दें कि अभी इस बात का खुलासा मीडिया को हालांकि पुलिस की तरफ से किया नहीं गया है, और अभी कुछ देर बाद पुलिस करीबन 12 बजे करीब इस बात का खुलासा करेगी आखिर उस महिला टीचर की इतनी नियमन तरह से हत्या क्यों गई थी, क्योंकि सरेआम दिन दहाड़े जो स्कूल का जो मालिक है हालांकि महिला को बचाने का प्रयास करता है, जो आरोपी था वो ताबड़तोड़ वार करता चला गया, और इतने बार करे कि महिला को लहूलुहान हालत में अधमरी कर मौके से फरार हो गया। बता दें कि क्राइम ब्रांच की टीम ने देर रात से गिरफ्तार किया है, और बड़ी अपडेट तो यह है कुछ ही देर बाद फरीदाबाद के एसीपी इस बात का खुलासा करेंगे आखिर ये मर्डर के पीछे क्या इसकी वजह थी और क्यों उसका मर्डर किया गया था। जी ठीक है मनोज, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो दिल्ली में अब आपकी पुरानी अलमारी किसी जरूरतमंद के काम आ सकती है। दिल्ली सरकार और डीएमआरसी ने अर्पण केंद्र पहल की शुरुआत की है, जिसके तहत मेट्रो स्टेशनों पर पुराने कपड़े दान किए जा सकेंगे। इन कपड़ों को जरूरतमंदों तक पहुंचाया जाएगा, जबकि अनुपयोगी कपड़ों की रिसाइकलिंग कर नए उत्पाद तैयार किए जाएंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज इस पहल के तहत पहले 5 अर्पण केंद्रों का उद्घाटन किया है। सरकार का कहना है कि इस पहल से कपड़ा कचरा कम होगा और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। लोग कपड़े दान करना चाहते हैं या जिनके कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, अक्सर आप सोचते होंगे इन कपड़ों का क्या करें, लेकिन अब दिल्ली सरकार ने एक पहल की है जहां पर मेट्रो स्टेशंस पर अब अर्पण केंद्र जो कि वस्त्र दान केंद्र होंगे, वहां जाकर आप अपने एक्स्ट्रा कपड़े या ख़राब कपड़े जो कि आपके यूज़ के नहीं है, छोटे हो चुके हैं, या फिर आप चाहते हैं कि इनको हटा दिया जाए अलमीरा से, अब उन कपड़ों को आप अर्पण केंद्र पर डोनेट कर सकते हैं। जी हाँ, एक ऐसी पहल है जिसमें कपड़े दान किए जाएंगे। इन केंद्रों को मेट्रो स्टेशंस पर खोला गया है। दिल्ली सरकार की अगर हम बात करें, उनकी तरफ से पहल की गई है। सीएम रेखा गुप्ता आज पंजाबी बाग मेट्रो स्टेशन पर ये देखिए जो डोनेट करने के लिए अर्पण केंद्र बनाया गया है, वहाँ से इसकी शुरुआत की है कि किस तरीके से ये पूरा अर्पण केंद्र तैयार किया गया। 5 अर्पण केंद्र का उद्घाटन किया गया है और ये रिसाइकलिंग से बने। कैसे इन कपड़ों का क्या होगा? जो कपड़े, मान लीजिए मैं कपड़े डोनेट करती हूँ, क्या होगा उन कपड़ों का? ये कपड़ा ये कंपनी में जाएगी जहाँ ये कपड़ा रिसाइकल होता है। कपड़े से ये कपड़ा जो है ना, इससे ये धागा ये बनती, रुई निकाली जाती है, फाइबर, उससे फिर ये धागा बनती, फिर उससे ये कपड़ा बना करके और ये जो है प्रोडक्ट तैयार होता है। क्या क्या प्रोडक्ट आप इससे तैयार करते हैं? इससे हमने ये स्पिन बैग तैयार किए हैं और ये थैले तैयार किए हैं, और ये पिलो कुशन्स हैं और ये शीट कुशन्स हैं, इसे हमने यहाँ पर तैयार किए हैं। लोग बड़े कंफर्टेबली इसके ऊपर बैठ सकते हैं। इसके अंदर बहुत अच्छा वो सॉफ्ट सा रुई जो हमने तैयार किया है वो है, इसके अंदर हम दिया है, बहुत आरामदायक है, इसके आप बैठ सकते हैं आराम से। जो प्रोडक्ट बनाए हैं उनको ये पैसा मिलेगा। जो महिला या जो भी आदमी ये बनाते हैं ना प्रोडक्ट, उनको मिलेगा पैसा। मतलब जो पैसा मतलब बिक के माल बिक के पैसा जो मिलेगा वो उनको दिया जाएगा जिन्होंने इसको बनाया है। हाँ जी। यहाँ आप देख सकते हैं कि सुंदर सुंदर पेंटिंग्स हैं, ये भी रिसाइकलिंग के द्वारा ये देखिए सामने आपको दिख रहा होगा कि बोतल का एक कवर है, सुंदर पेंटिंग उसके ऊपर क्रिएट की गई है और ये भी रिसाइकलिंग के ज़रिए जो है तैयार किए गए हैं। और सामने देखिए आपको यहाँ पर कुछ कुशन्स नज़र आ रहे होंगे। ये बैग भी रिसाइकलिंग से बना है। ये नहीं, ये कपड़ा कट पीस कपड़ा हो जाता है ना, जो छोटा छोटा बच जाता है, उसका आप साइकिल है। ये देखिए अस्तर वाले कपड़े से ये बैग तैयार किए गए हैं और रिसाइकलिंग से देखिए बैग तैयार किया गया है। और इसी तरीके से देखिए जो डोरमेट होते हैं वो भी तैयार किए गए हैं। और देखिए ये पहले देखिए रुई बनाई जाती है उसको कपड़े से, फिर उसके बाद देखिए धागा जो है वो तैयार किया जाता है और फिर इसी धागे से रिसाइकलिंग करके नया जो प्रोडक्ट है वो तैयार किया जाता है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।